तो क्लास आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, तो पिछला जो टॉपिक था हमारा वो था गुटेनबर्ग की इन्वेंशन। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस किस तरह उसने इन्वेंट किया था। वो जो प्रेसेस वो यूज करते थे अपने प्लांट के अंदर, ऑलिव और वाइन प्रेसेस के अंदर, तो वही प्रेस का इस्तेमाल उसने प्रिंट में लगाया था। और किस तरह ये जो प्रिंट है वो यूरोप आ गया और यूरोप में फैल गया। लेकिन अब इसमें रेवोल्यूशन वाली बात कौन सी हो गई? अभी हम देख रहे हैं डिमांड और सप्लाई। ठीक है, इसी पे कंसंट्रेट हो रहा है ना। तो लेकिन इसमें ऐसा क्या था कि इसका जो टैग है वो प्रिंट रेवोल्यूशन पड़ा। ऐसी क्या चीजें हो गई थी इसमें कि ये डिमांड और सप्लाई की बात नहीं थी, अब ये एक रेवोल्यूशन फॉर्म में आ चुका था ये प्रिंट। ठीक है, सो ये सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं है, ये सिर्फ बुक्स को प्रोड्यूस करने की बात नहीं है। इसने लोगों की लाइफ को चेंज किया, उनके जो रिलेशनशिप थे। ठीक है, उनके जो रिलेशनशिप थे इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ, उसमें चेंज आया। पहले क्या होता था, इंसान को उतना ही पता होता था जो उसके आसपास हो रहा है। लेकिन अब प्रिंट की वजह से इंसान वो सारी चीजें समझ सकता था, देख सकता था जो पूरी दुनिया में हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे लोगों की जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रांसफॉर्म वो ऐसे हो गई कि अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड थे, किसी भी अथॉरिटी से एसोसिएटेड थे, उनको एक तरह का परसेप्शन मिला। ठीक है, कि वो अपना लुकआउट दे सके चीजों के ऊपर। जब हम, मानो मुझे कोई बात बोलनी है, मुझे कोई सोशल मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूं कि आजकल इंटरनेट है ना, या मतलब न्यूज़पेपर वगैरह, वो मेरा साथ दे सकता है। लेकिन उस टाइम पे ये जो प्रिंट ही नई नई आ चुकी थी, अब लोगों ने इसका अलग से फायदा उठाया कि जो इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे वो स्प्रेड होते गए। ठीक है, वो फैलते गए। देन एक नई सी आवाम डेवलप हो गई। नई सी आवाम का मतलब रीडिंग पब्लिक। अभी आप यहाँ पे एक चीज समझो कि सारे पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, ये पहली बात थी। प्रिंटिंग प्रेस जो है उसमें एक नई सी आवाम डेवलप हो गई, दैट इज रीडिंग पब्लिक, जो पढ़ पाते थे और सुन पाते थे। प्रिंटिंग से क्या हो गया था, बुक्स का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गया था, क्योंकि प्रिंटिंग अब आसान हो गई थी दिन ब दिन। एंड सेकेंड थिंग, इसमें जो टाइम था या जो लेबर था, हर एक बुक का मतलब मानो जब हम हिसाब लगाते हैं कि एक बुक में कितना लेबर जाता है, कितना टाइम जाता है, अब वो नीचे नीचे आ रहा था। एंड बहुत सारी कॉपीज विद इन डेज में छप जाती थी, तो बुक्स फ्लडेड द मार्केट। इसका ये मतलब था कि मार्केट में बहुत सारी किताबें आ चुकी थी। ठीक है, और इसमें जो रीडरशिप है वो भी, रीडरशिप मीन जो पढ़ने वाले हैं वो भी एक्सेस हो रहे थे। लेकिन एक नया कल्चर डेवलप हो चुका था, दैट इज रीडिंग कल्चर। ठीक है, रीडिंग कल्चर मीन्स, अब पहले आपने अर्लियर में देखा कि अमीर लोग ही सिर्फ पढ़ पाते थे, लिख पाते थे, बुक्स को खरीद पाते थे। अब ये जो कॉमन पीपल है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग खरीद तो नहीं पाते थे, लेकिन अगर उनमें से किसी में इतनी एक्सेस है कि वो कोई बुक खरीद सके, तो वो पढ़ के सुनाता था। और दूसरे जो होते थे वो ऑरल कल्चर पे बिलीव करने लगे, यानी वो सुनते थे और याद करते थे और समझते थे। अगर वो पढ़ भी नहीं सकते, अगर वो बुक भी नहीं रख सकते थे, बट एटलीस्ट जो आइडिया है उस बुक में वो कोई इनको सुना सकता था, दैट इज ऑरल कल्चर। ठीक है, रीड एंड ऑरल कल्चर। ठीक है, एंड देन ये जो टेक्स्ट्स होते थे, ये जो बुक हम पढ़ते थे, सुनाते थे, ये ज्यादा मतलब सैक्रेड होते थे रिलीजियस पर्पसेस पे। इसमें बैलेट्स होते थे, दास्तान वगैरह होते हैं ना, कोई कहानी होती है पुराने जमाने की, कुछ भी कोई किस्सा होता है, उसको फिर रिसाइट करना, गुनगुना कर बोलना, दैट इज बैलेड। या फोक टेल्स होती थी, पुराने जमाने की कहानियां। उसके बाद इससे सबसे ज्यादा चीज क्या हो गई, मेन पॉइंट, कि नॉलेज ट्रांसफॉर्म हो गया ऑरली। ठीक है, अभी आपको जो भी हम नॉलेज दे रहे हैं, आपका सोर्स रहेगा आपकी बुक, आपका सोर्स रहेगा आपका क्लासरूम और आपकी टीचर। ठीक है,
लेकिन तब सोर्स क्या था, एक बुक, कोई पढ़ने वाला और हजारों सुनने वाले। ठीक है, तो लोग एक मतलब कलेक्टिव वे में स्टोरी को सुनते थे, देखते थे और एनालाइज करते थे। ठीक है, सो अब यहाँ पे बुक्स जो है वो सिर्फ एक्सपेंसिव भी नहीं थी, लेकिन वो उतनी भी नहीं थी कि पूरे वाइडर सेक्शन में लोग उसको पढ़ सके। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पब्लिक जो है वो हियरिंग पे बिलीव कर रही है। ठीक है, हियरिंग पे यानी सुन रही है। उसके बाद जैसे जैसे बुक का कॉस्ट कम होता गया, अब ये जो हियरिंग पब्लिक है वो रीडिंग पब्लिक में स्टैब्लिश हो गई, यानी ट्रांसफर होंगी। अब वो भी बुक मतलब सारे तो नहीं, बट जो पढ़ पाते थे वो बुक्स लेते थे और दूसरों को समझाते थे किसमें क्या है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है ये इतना सिंपल नहीं था। बुक्स वही पढ़ पाते थे जो लिटरेट था। इसका ये मतलब है कि लिटरेसी रेट को काफी बढ़ावा देना था। और यूरोप के अंदर तब लगभग 20th सेंचुरी में काफी लो थी लिटरेसी रेट, काफी कम लोग थे। तो ये जो लोग थे, ये जो पब्लिशर्स थे, यानी जो बुक्स को बनाते थे, बुक्स को प्रिंट करते थे। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाऊंगी। कोई अनपढ़ है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको कोई भी बुक छपा के दो, फिर वो सुनाओ, वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, क्योंकि उसको उस टेक्स्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा। उसको मत आप थीसिस बोलोगे, उसको मत आप थॉम्स बोलोगे मैथ की, है ना, उसको आप वो चीज बोलोगे जो वो सुनना चाहता है, मतलब डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है। ठीक है, कोई पुराना किस्सा, कोई पुरानी हिस्ट्री वो सुनना चाहेगा। तो यहाँ पे पब्लिशर्स को ये भी या मतलब दिमाग में रखना था कि हम इनवाइट कैसे करें लोगों को कि वो हमारी जो बुक्स है वो पढ़ सके और सुन सके। ठीक है, तो जो प्रिंटर्स थे उन्होंने पब्लिशिंग करनी स्टार्ट की इन्हीं बैलेट्स को। जो लोग फोक टेल्स वगैरह गाते थे, इन्हीं चीजों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिश करना स्टार्ट किया, क्योंकि लोग पसंद भी करते थे फिर पढ़ना सुनना भी। ठीक है, देन उसके बाद उनमें पिक्चर्स वगैरह भी होती थी उन बुक्स में, खाली टेक्स्ट नहीं होता था, पिक्चर्स भी होती थी, पेंटिंग वगैरह भी इंक्लूड की गई। ठीक है, उसके बाद ये जो सारे गाने हैं, ये जो सारे फोक्स हैं, ये फिर ट्रेवल्स में, यानी जो शहरों में होता है ना, जैसे कि क्लब वगैरह होते हैं, ठीक है, या मतलब पब वगैरह होते हैं, शैक्स वगैरह होते हैं, उसमें अल्कोहल होता है, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, डांस पार्टीज वगैरह होती है, तो ट्रेवल्स उसी को कहते हैं। तो शहरों में ये वहां पे, और गाँव में जो भी गैदरिंग होती है ना, छोटी स्मॉल गैदरिंग, लोग आपस में मिलते हैं, मेला सा लगता है, तो उसमें ये फोक डांस वगैरह या जो बैलेट्स है, ये सारी चीजें मतलब होती थी। ठीक है, तो ओरल कल्चर जो है वो अब एंटर कर रहा था प्रिंट कल्चर में, मटेरियल कल्चर में। ठीक है, अब वो ट्रांसफर हो रहा था। और ये जो हियरिंग पब्लिक है और रीडिंग पब्लिक, जो सुनते थे और पढ़ते थे, वो अब मिंगल हो गए थे, इंटरमिलिंग। ठीक है, आपस में घुल मिल गए थे। और इनका जो ये मतलब मानो ये जो पहिया था वो इसी तरह चल रहा था। जिसको पढ़ना आता था वो पढ़ता था, और बाकियों को बस सुनना होता था। ठीक है, एंड देन ये जो प्रिंट कल्चर है, तो रिलीजन पे इसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। सेकंड, कि डर क्या था कि प्रिंटिंग कल्चर में ऐसे क्या लूप होल्स देखे गए। वो मतलब आम जनता तो नहीं, लेकिन जो एरिस्टोक्रेट्स थे, यानी जो रूलिंग क्लासेस थे, वो उनको लगा कि इसमें कुछ तो खामियां है। खामियां इन द सेंस, ये मतलब खतरनाक भी साबित हो सकता है प्रिंट कल्चर। ठीक है, तो जैसे जैसे ये जो प्रिंटिंग है, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन हो गई, यानी अब जो भी छपता था वो वर्ल्ड वाइड पहुंच जाता था। नए नए आइडियाज, ठीक है, कोई अपना जो भी वो सोचता था अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी में कुछ गलत है, ठीक है, सोसाइटी में दुरुस्त करने की कोई चीज है तो उसको किया जाए, उस पर डिस्कशन होते थे, लोग लिखते थे उस बारे में। और जो डिसएग्री होता था या कोई अपनी अथॉरिटी से, आप फॉर एग्जाम्पल किसी मोनार्क के अंडर हो, किसी गवर्नमेंट के अंडर हो, आप उनके कुछ फैसलों से आप मतलब इत्तेफाक नहीं रखते हो, ठीक है, तो आप अपोज कर सकते हो। ठीक है, सो प्रिंटिंग मैसेज जो है वो लोगों को पर्सुएट करे कि आप डिफरेंटली सोचो। मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको रेवोल्यूशन लाना है तो किसी बड़े पैमाने पर लाना होगा।
तो प्रिंटिंग एक जरिया था बड़े पैमाने पर रेवोल्यूशन लाने के लिए। सो बहुत सारे मतलब डिफरेंट स्पेयर्स है जहाँ हमने प्रिंटिंग में इस तरह का देखा कि काफी अच्छे एक्शंस हुए। लेकिन ये जो प्रिंटिंग है ये हर एक ने इसका वेलकम नहीं किया। कुछ इसमें, मैंने पहले ही बोला, कुछ डर भी था इसमें कि इसमें क्या हो सकता है। ये जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग में अपने आइडियाज छापते हैं तो लोग अपने रिलीजन पे बिलीव करना बंद करेंगे। कैसे बिलीव करना बंद करेंगे? कोई ऐसा होता है, कोई मतलब कोई सोशोलॉजिस्ट, ठीक है, कोई साइकोलॉजिस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है, क्योंकि उसका जो माइंड होता है वो रैशनल होता है। मानो कोई ऐसा है, जैसे कि कोई आइडियल होता है ना, आइडियलिज्म पे बिलीव करता है, तो वो नहीं चाहता है कि वो बोलता है कि एथिस्ट जो रहते हैं वो बोलते हैं कि जो सामने है बस वही है, ठीक है, जो दिखता है वो वही है। ठीक। अब यहाँ पे इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि अल्लाह हमें नहीं दिखता है, तो खुदा न खास्ता वो उस पर बिलीव नहीं करते। ठीक है, वो इबादत पे बिलीव नहीं करते हैं। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। तो अगर इस तरह के आइडियाज सर्कुलेट होने लगे तो रिलीजन को, बिलीव्स को काफी खतरा है। ठीक है, और लोग रिबेलियस हो सकते हैं। अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें कि हमें किसी के खिलाफ भड़काया जा रहा है, लोग रिबेलियस हो रहे हैं, अपनी अथॉरिटी, ये जो मोनार्क वगैरह है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उनके, अब उनके तख्त को। तो इस तरह का जो लिटरेचर है, ठीक है, ये जो मोनार्क्स थे या जो अथॉरिटीज थे, उनकी ये कोशिश होती थी कि इस तरह का लिटरेचर डिस्ट्रॉय किया जाए जिसमें किसी के खिलाफ कुछ बोला गया हो, ठीक है, क्रिटिसिज्म किया गया हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इसमें कोई ये नहीं है कि ये गलत था या कुछ। आपने मतलब प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बारे में सुना होगा, जो मार्टिन ल्यूथर ने, ठीक है, मार्टिन लूथर ने जो 1517, जो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक है, रिलीजन में वो देखते थे कि क्या चीजें ठीक करनी चाहिए क्या नहीं। तो उन्होंने देखा कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है, जो रोमन के द्वारा चलाया गया जो चर्च है, वो थोड़ा मैम बहुत जरा क्या इस कर नाम रहे ये हैं फिर वो। से रिपीट कीजिए। कौन सा रिपीट करूं? ये जो बोलते थे कि मोनार्क को डिस्ट्रॉय किया जाए। मैं आपको बाद में रिपीट कर दूंगी। नारिन, आपका वीडियो ऑन है, ऑफ कर दूंगी। मैं आपको रिपीट कर दूंगी, पहले मुझे आप लेक्चर कंप्लीट करने में, ठीक है, क्योंकि रिदम ऐसे खराब हो जाएगी। ओके मैम। तो मार्टिन लूथर जो थे, इन्होंने एनालाइज किया कि चर्च के अंदर कुछ इरिलीजियस चीजें हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, जिसकी मजहब में कोई जवाजत ही नहीं है। मानो वो लोग क्या करते थे, मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। कोई किसी को कोई गलती है, ठीक है, अब वो चर्च पे रिपेंट कर रहा है, ठीक है, तौबा करने आता है, जैसे हम जाते हैं मस्जिद वगैरह, तौबा करते हैं, गुनाह की माफी मांगते हैं। अब वहां के जो मतलब बैठे होते हैं मौलवी वगैरह, वो मत हमें बोलते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए हमें दोगे तो अल्लाह आपको माफ कर देगा। नहीं, हाँ वो बोलते सदका दो, सवाब मिलेगा, वो दूसरी चीज है। लेकिन अगर हम ये बोले कि आपके गुनाह तभी माफ होंगे जब आप यहाँ पे ये लाओगे, तो रोमन कैथोलिक चर्च जो था वहां पे कुछ इस तरह की चीजें होती थी। लोग वहां पे, ये जो पोप्स होते थे, जो पादरी वगैरह होते थे, प्रीस्टेस, ये लोग लोगों को भड़काते थे, रिलीजन में गलत गलत चीजें समझाते थे। तो मार्टिन लूथर ने प्रिंटिंग का जरिया बनते हुए उन्होंने 95 थीसिस लिखी, ठीक है, और वो चिपका दिया चर्च के गेट पे, जो विटनबर्ग का चर्च था उसके डोर पे उसकी कॉपीज वगैरह चिपका दी। जिस तरह पोस्टर्स वगैरह होते हैं उसी तरह इसने हर जगह वो चिपका दी। अब चर्च तक ये बात जब पहुंची तो इस आइडिया पे डिबेट हो गया, ठीक है। एंड ये जो लूथर की ये राइटिंग थी, ये जल्दी जल्दी किताब की शक्ल में बदल गई। और किताब की शक्ल में जब ये बदली, ठीक है, तो लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में समझ आया कि चर्च के अंदर जो हो रही है वो इरिलीजियस एक्टिविटीज हो रही है। एंड देन इसमें सेक्ट्स बन गए। सेक्ट्स का मतलब एक ही मजहब के दो सेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं शिया और सुन्नी होते हैं ना, तो हम दो सेक्ट कहलाते हैं मुसलमान कौम के। वैसे ही इनका क्रिश्चियन में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दो सेक्ट्स बन गए। कैथोलिक्स वो सारे जो रूल करना चाहते थे और जो चर्च को चलाते थे,
अपने इलीगल पर्पस के लिए, और प्रोटेस्टेंट्स वो सारे थे जो रिफॉर्मेशन चाहते थे, यानी जिन पे जुल्म हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये कहानी नहीं पढ़नी है कि वहां पे क्या हुआ, किस तरह वहां पे रेवोल्यूशन आया। आपको यहाँ पे मैं प्रिंटिंग की ताकत समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो लूथर थे, इन्होंने फिर मतलब बहुत सारी कॉपीज, बहुत सारा ट्रांसलेशन हुआ उन कॉपीज का जो इन्होंने थीसिस लिखी थी, और विद इन मतलब फ्यू वीक्स लगभग 5,000 कॉपीज बिक गई। इनका सेकेंड एडिशन हो गया, 3 मंथ्स में दूसरा एडिशन आ गया। तो मार्टिन किंग जो थे, इन्होंने ये लिखा कि जो प्रिंटिंग है ये एक अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड की तरफ से, एंड द ग्रेटेस्ट वन, क्योंकि इससे मैं अपना आइडिया काफी अच्छे से स्प्रेड कर पाया लोगों के धर्म में। ठीक है, और कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्हें ये मतलब समझ जाता था कि प्रिंटिंग जो है वो एक नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है, हम अपने नए आइडियाज वगैरह ला सकते हैं, और रिफॉर्मेशन के लिए प्रिंटिंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे हमने देखा कि रिलीजियस डिबेट्स जो है उसमें प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देन आगे कुछ और भी हुआ, जैसे कि ये मतलब जो चर्च के अंदर, ठीक है, उसमें काफी लोगों ने आवाज उठाई, जैसे मैनिशो थे, उन्होंने भी आवाज उठाई। उन्होंने इंटरप्रेट किया था बाइबल को फिर से, कि जो पोप्स वगैरह हमें समझाते हैं कि बाइबल के अंदर क्या है, बेसिकली बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है जो रोमन कैथोलिक्स हमें समझाते थे, बेसिकली बाइबल में कुछ और है। ठीक है, तो फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया, मार दिया गया उसको। वो है आपके इस टॉपिक में प्रिंट एंड डिसेंट। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको बस पढ़ना है कि हुआ क्या था। ठीक है, पेज नंबर 113 पे। ठीक है, तो ये छोटा ओके टॉपिक है, मैम। टॉपिक। तो या पढ़ोगे, आप देखोगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और जहां पे समझना है मुझे बोलो। एंड देन अभी किसी को कुछ समझ नहीं आया था, अदम आपको यस मैम। क्या समझ नहीं आया था? और वो जो आपने बोला मोनार्क को डिस्ट्रॉय करना चाहिए था, क्यों? वो तो मतलब रूल चलती है ना, उसमें क्यों डिस्ट्रॉयमेंट लानी थी बीच में? डिस्ट्रॉयमेंट का मतलब यहाँ पे, अगर मोनार्क जो है वो अपनी चला रहा है, बात को समझो, तो लोग रिबल पहले नहीं करते थे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था ना कि अंदर चल क्या रहा है। लेकिन जब प्रिंटिंग कल्चर आया, लोगों ने अपने इजहार, अपने ख्यालात सारे किस में उतार दिए, कलम में। ठीक है, तो सब ये जान गए कि अंदर मामला चल क्या रहा है। मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया, और बुक में भी एक एग्जाम्पल ही है कि जो मोनार्क्स है या कोई अथॉरिटी है जो लोगों के ऊपर रूल कर रहा है। ठीक है, तो जहां पे लोग लिटरेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रिंटिंग कल्चर ज्यादा आ रहा है, अब कोई किसी के खिलाफ कुछ लिखेगा, ठीक है, तो वो दब नहीं सकता है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट हो रहा है। पहले हम क्या करते थे, कोई भी इंसान किसी के खिलाफ उठता था तो उसको दबाते थे, लेकिन जब वो इंसान अपने जो ख्यालात है वो बुक की शक्ल में इजहार करता है, लोगों को सुनाता है, लोग उसको पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब अगर देखते हो इस टाइम फ्रांस में या कहीं और कंट्री में कोई भी चीज होती है, डिसरिगार्ड होता है इस्लाम के बारे में, जब पिछली बार भी हुआ था तो कितना ह्यू एंड क्राई हो गया था। लोगों ने बोला कि मतलब सारे प्रोडक्ट्स इनके बैन कर दो, ये वो। हमें थोड़ी पता था कि वहां ऐसा हुआ है, लेकिन हमें कैसे पता चला, वो बात सर्कुलेट हो गई थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन जो प्रिंट था वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस पे सर्कुलेट कर रहा था हर एक चीज को, हर एक बात को। समझ आया? नारिन आप कुछ कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम इसकी माइक खराब। आप चैट, इसको बोलो चैट पे लिखो क्या क्वेश्चन है। मैम व्हाट थीसिस, वेयर थीसिस? थीसिस का मतलब
अगर आपको कोई बोलेगा कि आपको किसी पे कुछ लिखना है, तो पहले आप सर्वे करोगे, ठीक है, पहले आप सर्वे करोगे। सर्वे के बाद आप देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब बड़े हो जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे, ठीक है, तो आपको वहां पे एक टॉपिक दिया जाएगा। किसी किसी सब्जेक्ट में ऐसा ये होता है कि आपको थीसिस बनानी पड़ती है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक के बाद आपको खुद देखना है, ऑब्जर्व करनी है चीजें। उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो थीसिस जो यहाँ पे 95 थीसिस जो मार्टिन लूथर ने दी थी, उन्होंने वो चीज चर्च के अंदर ऑब्जर्व करी थी बहुत टाइम तक। उसके बाद उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दैट रिलेटेड टू दैट जो भी वो कर रहे थे वहां पे, इरेगुलर एक्टिविटीज अबाउट रिलीजन जो भी वो कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी सोच एक तरह एक थीसिस मानो एक रिसर्च किया था, उस पे वो राइट डाउन किया था, ठीक है। तो उन्होंने वो अपनी थीसिस का मतलब उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, जो हो रहा था, पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद नोट डाउन किया, उसके बाद उन्होंने वो रेमेडीज दी कि हमें क्या करना चाहिए। दैट इज थीसिस, ठीक है। एक होता है सिर्फ ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है, लेकिन किस तरह हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज थीसिस। रिसर्च करना, सर्च के ऊपर फिर से सर्च करना। समझ आया? ओके। मैम, हाँ अगर हमारे एग्जाम्स होंगे ना, हाँ, अब जब भी होंगे, तो हमें खाली टेक्सचुअल क्वेश्चंस आएंगे या हमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आएंगे? देखो एक चीज बताओ, आपको हमेशा जब भी हम बोलते हैं कि बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, उसमें एडिशनल का मतलब क्या है? उसमें एडिशनल का मतलब आपको टेक्स्ट में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आपने पढ़ा होगा मतलब कि जो आपको। भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो बुक में से हाँ, ही होंगे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, वो टेंशन नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत आप अपडेट जरूर रहना। मैं हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी, या पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत अपडेट तो रहना ही है, जैसे कि डे टू डे करंट्स है, मानो हाल ही वही में मैं जो बोल रही हूँ हुआ ना, वही वो देख लो। वही ना, वरना आउट ऑफ सिलेबस कहाँ होगा? पेपर तो बुक में से ही होता है ना, लेकिन होगा मतलब पेपर किस पैटर्न का होगा? देखो बेटा, आपने अगर इस बार का पैटर्न किसी को भी नहीं पता है, मे बी चेंज हो कोविड की वजह से, लेकिन अगर वही पैटर्न हुआ तो आप प्रीवियस पेपर चेक किया करो। बहुत सारे बच्चों के पास होते हैं, ठीक है, आपके पास भी होंगे। आप वो देखो कि किस तरह क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम अगर एसएसटी की बात करें, इसमें उतना भी एडिशनल नहीं आता। हाँ, पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, उसमें कभी करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने कि मत करंट आपके पास कोई एग्जाम दिया ही है, इसलिए मैं कह रही हूँ। हमें मत पता आप कैसा पेपर निकालते हो, इसलिए मैं पूछ रही थी। आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि स्कूल में कैसा पेपर निकलेगा, ठीक है। स्कूल में मोस्टली वैसा ही पेपर निकलता है जैसे कि आपने पढ़ा होता है, और बोर्ड में भी वैसा ही निकलता है। लेकिन अब है कि आपको थोड़ा अप टू डेट रहना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप मतलब उसमें क्वेश्चन आ सकता है एब्रोगेशन ऑफ 370 कब हुआ, ठीक है, इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो ये डे टू डे करंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन। अदरवाइज हिस्ट्री तो वही रहेगी, क्योंकि हिस्ट्री रिमेन्स द सेम। हिस्ट्री हमेशा सेम ही रहती है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको पता, आपको हिस्ट्री पता होगी इस बारे में, आप लिख सकते हो। समझ आया? और सेकेंड थिंग, आप प्रीवियस पेपर्स को कंसल्ट जरूर करें, ठीक है, उसमें देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हमारा एग्जाम होगा भी, वो किधर तक होगा? मतलब जितना आपने पढ़ाया है? हाँ, आपको अगर स्कूल के अंदर एग्जाम होगा